सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 5th ईवीएस, जिसका नाम है वर्ल्ड्स टेल स्टोरीज़। इस चैप्टर में बेसिकली हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 88 से। पेज नंबर 88 पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है, व्हाई वर वेस्टर्न्स मेड इन द फोर्ट वॉल। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 88, वाई वर वेस्टर्न्स मेड इन द फोर्ट वॉल। फोर्ट वॉल के अंदर वेस्टर्न्स को क्यों बनाया गया था। फोर्ट वॉल मीन्स जो हमारे पास किला था, इस तरह से फोर्ट की वॉल थी, ठीक है। इस तरह से ये वॉल है, दीवार है, ठीक है। उस तरह से इस तरह से बेस्टन बनाए गए थे। फर्स्ट बेस्टन, सेकंड बेस्टन, थर्ड बेस्टन। ये बेस्टन क्या होते थे, जैसे हमारे पास वॉल है तो कहीं कहीं पर हमारे पास बड़े बड़े पिलर बने होते थे, बहुत मोटे मोटे और ऊंचे ऊंचे पिलर बने होते थे, ठीक है। इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम कहते थे बेस्टन, जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो इनको क्यों बनाया जाता था, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कहा गया है, वाई वर बेस्टन्स मेड इन द फोर्ट वॉल। जो किले की दीवारें हैं उनके साथ जो है इनको बनाया जाता था, क्यों। सो इसका आंसर क्या है, बेस्टन्स वर मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट। जो बेस्टन्स है उनको फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए जो है बनाया जाता था। मतलब फोर्ट जैसे कोई किला है, ये उसकी दीवार है, ये मान लीजिए कोई किला है, ये फोर्ट है, मान लीजिए इसके अंदर महल है, बहुत सारे, मतलब पूरा शहर इसके अंदर है, ठीक है ना। फोर्ट मतलब मैंने आपको बताया था चैप्टर में, ठीक है। तो इस फोर्ट की वॉल के साथ साथ इस तरह के बेस्टन बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के बेस्टन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इस पूरे के पूरे फोर्ट की जो है प्रोटेक्शन की जा सके। यहाँ से जो है इस फोर्ट के ऊपर जो है या इस फोर्ट के अंदर जो है सैनिक छुप कर रहते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से निगरानी कर सकते हैं इस फोर्ट की। इसीलिए फोर्ट की वॉल के साथ ये बेस्टन को बनाया जाता था, ठीक है। तो ये आंसर हमने लिख लिया, वेस्टन्स वर मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ, वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम। यहाँ पर दैम किसके लिए कहा गया है, यहाँ पर वेस्टर्न्स के लिए कहा गया है। ये तो हमें पता लग गया, मान लीजिए ये कोई किले की दीवार है, ये किसी फोर्ट की वॉल है, इस तरह से दीवार लगी हुई है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये फोर्ट है इसके साथ जो है इस तरह से वेस्टर्न बने हुए हैं, पहला वेस्टर्न, दूसरा वेस्टर्न, तीसरा वेस्टर्न, ठीक है। तो जो ये वेस्टर्न्स है इनमें छोटे छोटे जो है होल बनाए गए हैं, इस तरह से छोटे छोटे होल्स जो है इन बेस्टन्स में बनाए जाते थे। तो ये छोटे छोटे होल्स जो है बेस्टन के अंदर क्यों बनाए जाते हैं, तो ये जो है इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोल्जर इनके अंदर जो है छुप के रह सके। अब इन बेस्टन के ये जो बड़े बड़े बेस्टन हैं इनमें छोटे छोटे होल होते हैं और इन छोटे छोटे होल्स में जो है सैनिक जो है छुप कर रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर छुप कर रह सकते हैं और कहीं से इनको कोई एनिमी दिख जाए तो ये यहाँ से उन पर अटैक कर देता है। और दूसरी बात ये कि जो एनिमीज़ होते हैं वो भी इनको ईजिली नहीं देख सकते, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर इस बेस्टन में ये बेस्टन अंदर से यहाँ पर खोखला खोखला भी होगा, ठीक है ना। सिर्फ बाहर से हमें दिखेगा कि सिर्फ छेद है, लेकिन अंदर पूरा का पूरा कमरा होगा अंदर, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ से बेस्टन का एक और एडवांटेज यहाँ ये है कि जो ये वॉल है हमारी, वॉल काफ़ी छोटी है, ठीक है। अगर वॉल के ऊपर सैनिक होते तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते थे सैनिक, लेकिन जो ये बेस्टन है काफ़ी ऊंचे है, ठीक है। और यहाँ ऊंचाई से, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बने हुए हैं, ये बेस्टन ऊंचाई तक बने हुए हैं, सो यहाँ से जो है निगरानी रखना बहुत ही आसान होता है। यहाँ से जो सैनिक होंगे, यहाँ से जो सोल्जर होंगे हमारे पास, ये सोल्जर जो है बहुत ही आसानी से जो है चारों तरफ यहाँ पर निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन बेस्टन्स के अंदर छोटे छोटे होल्स को जो है बनाया जाता है। सो इसका आंसर हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, बिग होल्स ऑफ वेस्टन्स हेल्प द सोल्जर इन व्यूइंग लार्ज एरिया सो दैट दे कैन हैव अ बेटर विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी, ठीक है ना। बिग होल्स ऑफ द बेस्टन्स हेल्प द सोल्जर, मतलब जो ये बड़े बड़े होल्स होते हैं बेस्टन के अंदर, ये हेल्प करते हैं किसको, हेल्प द सोल्जर को हेल्प करते हैं इन व्यूइंग लार्ज एरिया, मतलब ज़्यादा एरिया को देखने के लिए, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर अगर आप होंगे तो ज़्यादा एरिया देख सकते हो, ठीक है। बिग होल्स ऑफ द बेस्टन्स हेल्प द सोल्जर इन व्यूइंग लार्ज एरिया सो दैट दे कैन हैव अ बेटर विजिलेंस। इसकी वजह से उनको क्या मिल पाती है, एक बेटर विजिलेंस मिल पाती है। विजिलेंस मीन्स निगरानी, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है सोल्जर जो है निगरानी रख सकते हैं इन होल्स के अंदर छुप कर, ठीक है। इसलिए बेस्टन्स में जो है छोटे छोटे होल्स जो है बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, what difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height? How would the soldier find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है आपको, इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए फ्लैट वॉल होती, एक फ्लैट वॉल है हमारे पास, एक हमारे पास बेस्टियन है, ठीक है।
मान लीजिए एक सोल्जर हमारे पास बेशन में है, एक सोल्जर हमारे पास जो है इस वॉल के ऊपर है, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांटेज किसको होगा और क्यों होगा, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब क्या डिफरेंस है अगर एक सोल्जर दीवार के ऊपर है और अगर एक सोल्जर जो है हमारा बेशन के अंदर है, ठीक है। तो इन दोनों में से ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा और क्यों मिलेगा, वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आपको राइट करना है ना। इसके आंसर पर आ जाते हैं। आंसर क्या कहता है इसका, सोल्जर विल बी विजिबल टू द एनिमी फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल व्हाइल लुकिंग थ्रू द बेसन at a height. Soldier will not be visible to the enemies, thus it will be helpful in attacking. यहाँ पर पहले इसको नोट कर लीजिए, in attacking, peeping, पहले नोट कर लीजिए इसको, peeping from the holes in the basin is useful because enemy cannot see the soldiers, thus they can attack the enemy throughout the holes in the basins, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले ये नोट करना है फिर ये नोट करना है, ठीक है। तो इस आंसर में आपको क्या कहा गया है, मान लीजिए अगर आपके पास फ्लैट वॉल है, जिस तरह से अगर एक फ्लैट वॉल है, एक सैनिक हमारे पास फ्लैट वॉल पे के ऊपर है, ठीक है। एक सैनिक हमारा बैठा हुआ है बेशन के अंदर, ठीक है। बेशन में छोटे छोटे होल थे, ठीक है। ये होल बाहर से छोटे दिखेंगे लेकिन अंदर जो है पूरा कमरा होगा, ठीक है। मतलब ये चारों तरफ जो है होल होल बने होंगे, अंदर कमरा होगा, ठीक है। तो एक सैनिक हमारा यहाँ पर बैठा है। तो इन दोनों में से ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा, ज़्यादा एडवांटेज उसको मिलेगा जो बेशन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्यों, दो रीज़न है इसके। फर्स्ट रीज़न क्या है इसका, ये जो बेशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास सोल्जर बैठा हुआ है, इसकी विजिलेंस ज़्यादा होगी। मतलब ये जो है ज़्यादा एरिया को कवर कर, ज़्यादा एरिया को देख पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर बैठा हुआ तो ज़्यादा एरिया को देख पाएगा। मतलब इधर उधर जो है हर जगह काफ़ी दायरे में देख पाएगा ये। जबकि जो ये वॉल के ऊपर बैठा हुआ ये सैनिक है, ये काफ़ी कम हाइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये कम हाइट पे बैठा हुआ है इसलिए ज़्यादा एरिया को नहीं देख पाएगा, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है, अगर हमारे पास बेशन है तो यहाँ पर अटैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आप सोल्जर को देख ही नहीं पाओगे। जो एनिमी होगा वो सोल्जर को देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेशन जो है बहुत बड़े बड़े होंगे हमारे पास, ठीक है। और उन बेशन में छोटे छोटे होल होंगे जहाँ पर सैनिक जो है छुपे रहते हैं। इसलिए जो है बेशन में जो है अटैक करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले तो उनसे सोल्जर को फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पर है, ठीक है। उसलिए और साथ में उस होल पर निशाना लगाना भी जो है काफ़ी मुश्किल होगा। जबकि ये जो दीवार है यहाँ पर हमारे पास, दीवार के ऊपर अगर कोई सैनिक होगा तो वो दूर से ही जो है एनिमीज़ को दिख जाएगा और जो है वो जो है ईजिली जो है दुश्मन का जो है टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर हम बेशन से में बैठ कर जो है अटैक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वॉल से, मतलब अगर हम दीवार से अटैक करें, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के आंसर। इसको आप लिख लीजिए, पहले यहाँ तक करना है इसको। यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया है, इसको देख लेते हैं एक बार। सोल्जर विल बी विजिबल टू द एनिमी फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल, जो है अगर फ्लैट वॉल पर अगर सोल्जर होंगे तो वो जो है विजिबल होंगे, ठीक है। लुकिंग थ्रू द बेसन वाइल, जबकि लुकिंग थ्रू द बेसन एट अ हाइट सोल्जर विल नॉट बी विजिबल टू द एनिमीज, जबकि वो बेसन में अगर होंगे सैनिक तो जो है विजिबल उतना आसानी से नहीं होंगे, ठीक है। दस इट विल बी हेल्पफुल इन अटैकिंग। पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेसन इज यूजफुल बिकॉज एनिमी कैन नॉट सी द सोल्जर, ठीक है। जो हमारा होल होंगे वहाँ से जो है पीप करना जो है आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है एनिमीज जो है इजीली फाइंड नहीं कर सकते सैनिक को, ठीक है। दस दे कैन अटैक द एनिमी थ्रू द होल्स इन द बेसन, और साथ में जो बेसन में छुपे हुए जो सैनिक है वो इजीली जो है अटैक कर सकते हैं एनिमीज़ के ऊपर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पेज नंबर 89 पर अब हम आ जाते हैं, पेज नंबर 89। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड। फाउंटेन्स मीन्स, फाउंटेन क्या होता है, फाउंटेन मीन्स फवारा, ठीक है। जो फवारा मैंने आपको चैप्टर में बताया था, देखिए इस तरह से एक पाइप होगी, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट होगी और इस तरह से ये जो है बारिश की तरह इस तरह से पानी छोड़ता है, ठीक है। इस तरह से पानी छोड़ता है, ठीक है। इसको कहते हैं फाउंटेन, ठीक है। नीचे से पाइप होगी और ऊपर जाके ये गोल गोल घूमेगी यहाँ चक्री, और जो है ऊपर से जो है ये जो है बिल्कुल बारिश की तरह यहाँ पर लगेगा हमें कि बारिश हो रही है जैसे, ठीक है। इसको हम फाउंटेन कहते हैं। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, ये वर्क कैसे करते हैं। सो फाउंटेन्स वुड हैव वर्कड बाय द वाटर सप्लाइड बाय लार्ज टैंक्स। अब सबसे पहले फाउंटेन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें वाटर चाहिए। अगर वाटर ही नहीं होगा तो कैसा फाउंटेन बनाएंगे हम, ठीक है। तो जो फाउंटेन था, जो वर्क करते थे वो वाटर से करते थे, और उनको वाटर कहाँ से मिलता था, फाउंटेन्स वुड हैव वर्कड, मतलब जो फाउंटेन थे वो काम करते थे बाय द वाटर सप्लाइड बाय द लार्ज टैंक्स, मतलब जो लार्ज टैंक्स थे वहाँ से जो वाटर सप्लाई होता था उससे जो है ये फाउंटेन जो है वर्क करते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जो पुरानी हमारे पास
मेड इन द बिल्डिंग फॉर, जो पुरानी बिल्डिंग थी, जैसा हमने देखा इस फोर्ट के अंदर कई बिल्डिंग्स थी, ठीक है, तो उसके अंदर जो है लाइट के लिए क्या किया जाता था, प्रॉपर लाइट हो सके तो उसके लिए क्या किया, पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर जो है सनलाइट पर ही डिपेंड रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा रोशनी के लिए उन्होंने क्या किया, व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट, मतलब एयर और लाइट के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए थे जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लार्ज विंडोज़, विंडोज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई थी, लार्ज विंडोज़, डोर्स, वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन मेड फॉर एयर एंड लाइट, मतलब एयर और लाइट के लिए बहुत बड़े बड़े विंडोज़, डोर और वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मतलब इस तरह से, जो देखिए जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के ऊपर जो छोटी सी खिड़की होती है या जो खिड़कियाँ होती है उसके ऊपर छोटी छोटी जो खिड़कियाँ होती है उनको हम वेंटिलेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पुराने ज़माने में थी जो बिल्डिंग्स होती थी उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दरवाजे और वेंटिलेटर बनाए जाते थे, वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो है उनसे होके जो है ज़्यादा रोशनी और एयर जो है अंदर आ सके, ठीक है, ज़्यादा लाइट और एयर जो है अंदर आ सके, इसलिए वेंटिलेटर्स, विंडोज़ और डोर जो है काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते थे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग, ठीक है, कार्विंग मतलब जो चित्रकला करते हैं, मतलब जो पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर जो नक्काशी करते हैं, ठीक है ना, पत्थर के ऊपर जो आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों पर पत्थरों के ऊपर कैसे मतलब हैमर और चिशल का यूज़ करके जो है नक्काशी की जाती है, उसको कहते हैं कार्विंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो ये पिक्चर आपकी बुक में जो है एक पिक्चर बनी हुई होगी, ठीक है, पेज नंबर कौन सा था ये, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 निकालना है आपको, ठीक है। वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, देखिए आपको लुक केयरफुली एट द पिक्चर, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी होगी तो आपको उस पिक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है, ये ब्यूटीफुल कार्विंग को आपको देखना है, ठीक है, किस तरह की कार्विंग वहाँ पर हुई है ऑन द वॉल, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग, इस तरह की कार्विंग जो करने के लिए किस किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल हुआ है, टूल्स मतलब जो उपकरण, मतलब सामान जो लगे हैं उसको करने के लिए, तो क्या क्या सामान लगे थे, चिशल एंड हैमर वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच अ फाइन कार्विंग, चिशल और हैमर का यूज़ हुआ है इस तरह की फाइन कार्विंग के लिए। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ चिशल और हैमर का यूज़ करके पुराने ज़माने में कितने जो है इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे, सिर्फ इन दो उपकरणों का यूज़ करके ही वो जो है उन्होंने जो है इतनी फाइन कार्विंग जो है की हुई थी उन वॉल्स के ऊपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक, व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इट। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं ज़रा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस, हमारी कंट्री के अंदर जो है अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अभी आज तक प्रोवाइड नहीं हुई है, ठीक है। इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन, अगर मान इस लाइन में क्या कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पर कई ऐसे प्लेसेस है अभी भी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं पहुँच पाई है, और दूसरा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँची भी है तो इमेजिन करके देखिए, कुछ दिनों के लिए आप इमेजिन करके देखिए कि लाइट नहीं है, अगर लाइट नहीं होगी तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज, तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होगी जो मैनेज करना डिफिकल्ट होगी, अगर लाइट नहीं होगी तो कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है, वो आपको इस क्वेश्चन में जो है बताना। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इसके आंसर पर अब हम आते हैं, ठीक है, क्या क्या जो है मुश्किल होगा हमारे लिए। सो यहाँ देखिए, इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी फॉर 1 वीक, अगर हमारे पास 1 वीक के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स, तो हमारे लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, ठीक है ना। ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विल कम टू स्टैंड स्टिल, हमारे जितने भी सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मतलब हमारे जितने भी सामान है, ठीक है, तो वो जो है सारे के सारे जो है काम करना बंद कर लेंगे, मतलब जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब उपकरण, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। यहाँ पर एक बात और आपने याद रखनी है, हालांकि ये जो है प्लूरल है ये, यहाँ पर था ना, ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ एस नहीं लगता है, आपने इसको इक्विपमेंट ही लिखना है, इक्विपमेंट के साथ एस नहीं लगाना है, इक्विपमेंट ही रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि इक्विपमेंट के साथ एस हमारा नहीं लगता, सो आपने इसको इक्विपमेंट ही रखना है। ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विल कम टू स्टैंड स्टिल, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, बैंकिंग सर्विसेज एज दे ऑल डिपेंड ऑन कंप्यूटर एंड इंटरनेट विल नॉट वर्क, जो हमारी बैंकिंग की सर्विसेज है, आपको पता आप बैंक गए होंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर काम जो है इंटरनेट और कंप्यूटर्स का ही होगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे जो है काम करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए
बैंकिंग सर्विसेज एज ऑल डिपेंड ऑन कंप्यूटर एंड इंटरनेट विल नॉट वर्क। जो हमारी बैंकिंग की सर्विस है वो सारी की सारी जो ठप पड़ जाएगी, क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर अगर नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएंगे, ठीक है। टेलीफोन एक्सचेंजेस विल नॉट वर्क। जो टेलीफोन एक्सचेंजेस है वो भी जो है वर्क करना जो है बंद कर देंगे। टेलीफोन, अगर आपको पता है कि फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, अगर चार्ज करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे फ़ोन भी जो है बंद हो जाएंगे। लाइफ विल बिकम हेल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हेल का मतलब होता है नर्क, ठीक है। लाइफ विल बिकम हेल, जो हमारी लाइफ है वो हेल हो जाएगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट मीन्स के बिना। लाइफ विल बिकम हेल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारी लाइफ जो है पूरी की पूरी हेल हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। सो नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 90 आपको निकालना है। पेज नंबर 90, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 90 पर। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सनराइज what does it set where does it set where you are standing? Find out what all is there to your east, what all is there to your west. Also find out what places are to योर नॉर्थ एंड साउथ। ये क्वेश्चन वैसे आपको ओरली करना है, ठीक है। वैसे फिर भी आप इसको समझ लीजिए क्या है। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर सन जो है किस डायरेक्शन से राइज होता है। वेयर डज इट सेट, ये कहाँ सेट होता है। वेयर यू आर स्टैंडिंग। फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट। अब आपको फाइंड करना है कि आपके ईस्ट में क्या क्या है। व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, आपके वेस्ट में क्या क्या है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ। ये भी फाइंड करना है कि आपके नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी जो है चीज़ें हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो है आपको वैसे ओरली करना है ये क्वेश्चन। वैसे आप इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पर। सो पहले इसका क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन नोट कर लो इसका। पहले इसका क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ना यहाँ पर आंसर पर आते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो हमारा सन है वो राइज होता है ईस्ट से और सेट होता है मतलब अस्त होता है हमारा वेस्ट में, ठीक है। ये मैं चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उस चैप्टर वाली वीडियो को देख लो, ठीक है। चैप्टर वाली वीडियो में ये पूरा का पूरा मैं बता चुका हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग योर फेस इज टुवर्ड ईस्ट। और जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठने पर जिस डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है तो वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है और उसके बिल्कुल अपोजिट में जो है वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसके राइट में साउथ डायरेक्शन होती है और उसके लेफ्ट में जो है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। सो इसके आगे इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अ माउंटेन इज सिचुएटेड। आपको कुछ भी, आपको क्या दिख रहा है, आपके ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है, वेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है और साउथ में आपको क्या दिख रहा है, वो आप जो है लिख सकते हो आगे। फॉर एग्जाम्पल, a mountain is situated toward the east। उसी तरह से जो भी आपको दिख रहा है वेस्ट की तरफ जो दिख रहा है तो आप वो उस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब जो आपको दिख रहा है ईस्ट की तरफ आपको क्या लिख रहा है, वेस्ट की तरफ आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ क्या दिख रहा है और साउथ की तरफ क्या क्या दिख रहा है, वो आपको इसके आगे जो है खुद फील करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टेल एंड राइट। पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 पर अब हम आते हैं। पेज नंबर 90, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 90 पर है। इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड द बोधली। अब आपको मैप, अब इस यहाँ पर आपको एक मैप दिया है। इस मैप को देखिए, जो बुक में आपको मैप दिया गया है इसको अब देखना ध्यान से, ठीक है। पेज नंबर 90 पर मैप दिया हुआ है आपको एक, ठीक है। ये जो गोंडवाना फोर्ट है इसका एक मैप दिया हुआ है। इस मैप को देखकर आपको ये क्वेश्चन के आंसर जो है देने हैं। इस मैप को देखे बिना आप आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपके पास बुक होनी चाहिए, तो ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोधली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू आर इन कटोरा हौज। आप मान लीजिए बोधली दरवाज़ा में है, अब आपको मैप के अंदर ढूंढना है बोधली दरवाज़ा, ठीक है। इसको पहले ढूंढिए मैप के अंदर। इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड द बोधली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन यू आर कटोरा हौज। अब ये दो चीज़ें दो जगह आपको ढूंढनी है। पहली तो ये बोधली दरवाज़ा आपको ढूंढना है, दूसरा आपको ये कटोरा हौज ढूंढना है, ठीक है। दो जगह आपको ढूंढनी है। जब आपको ये दोनों जगह मिल जाएगी तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड द बोधली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन यू आर फ्रॉम कटोरा हौज। जब आप बोधली दरवाज़ा से देखोगे तो कटोरा हौज जो है आपको किस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। बोधली दरवाज़ा, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोधली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कटोरा हौज, ठीक है। बोधली दरवाज़ा है ना, ये बोधली दरवाज़ा है, ठीक है। एक कटोरा हौज है। अगर कटोरा हौज से अगर आप देखोगे तो बोधली दरवाज़ा आपको किस डायरेक्शन में नज़र आएगा वो आपको बताना है इस आंसर में, ठीक है। तो इसका आंसर है, अगर आप ठीक ढंग से अगर देखोगे, ये दोनों पहले आपको मैप में ढूंढने हैं, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है। तो कटोरा हौज इज़ इन नॉर्थ ऑफ बोधली दरवाज़ा। तो आपको याद रखना है कि ये जो है नॉर्थ है, ठीक है। कटोरा हौज इज़ इन नॉर्थ ऑफ बोधली दरवाज़ा, मतलब अगर बोधली दरवाज़ा से अगर हम देखेंगे तो कटोरा हौज हमें जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जो है दिखाई देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैप में देखिए आपको दिया हुआ है ईस्ट, ईस्ट के लिए ई लिखा है, वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हौज। इफ़ समवन इज़ एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा। अब आपको दो चीज़ें और ढूंढनी है। पहला तो आपको ये बंजारा दरवाज़ा ढूंढना है। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हौज, दो ये कटोरा हौज तो हमें पहले ढूंढ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये बंजारा इन इफ़ समवन इज़ एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इस कटोरा हौज। बंजारा दरवाज़ा से अगर हम देखते हैं तो कटोरा हौज हमें किस डायरेक्शन में दिखाई देगा। सो ये हमें दिखाई देगा वेस्ट डायरेक्शन में। सो हमें आंसर में लिखेंगे इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल, ठीक है। दो जगह आपको और ढूंढनी है अभी, बाला हिसार और मोती महल आपको ढूंढना है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन यू विल वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। मान लीजिए आपको बाला हिसार से मोती महल जाना है तो आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये दोनों के दोनों प्लेसेस जो है फाइंड करने पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पर है। जब आपको ये दोनों के दोनों प्लेसेस मिल जाए तो अब आप बाला हिसार से जब मोती महल जाएंगे तो अब आपको फाइंड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैप को देख के इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। सो इफ़ यू वॉक इन द ईस्ट ऑफ बाला हिसार वी विल रीच टू मोती महल। मतलब अगर हम ईस्ट की तरफ जाए तो हम मोती महल जो है पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। मतलब जो आउटर वॉल है हमारे पास फोर्ट की, उसके अंदर जो है कितने हमारे पास गेट्स है। अब काउंट कीजिए, जो आपके पास मैप दिया गया है वहाँ पर जो है काउंट कीजिए, जो मैप दिया है वहाँ पर काउंट करना है। हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। जो आउटर वॉल है हमारे पास फोर्ट की, वहाँ पर आपको कितने गेट दिखाई दे रहे हैं, काउंट कीजिए, काउंट कीजिए, ठीक है। देयर आर टी, यहाँ पर देयर का टी बड़ा करना है, ठीक है, कैपिटल करना है। देयर आर 8 गेट्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। मतलब जो आउटर वॉल है फोर्ट की, वहाँ पर जो है हमारे पास 8 जो है हमारे पास गेट्स है, ठीक है। तो 8 गेट्स है इसमें। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। अब आपको फोर्ट के अंदर जो है पैलेसेस को काउंट करना है। ये सारा का सारा आपको इस मैप में ही ढूंढना है। अब मैप के अंदर काउंट कीजिए कि कितने फोर्ट दिए गए, कितने हमारे पास पैलेसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 पैलेसेस इन द फोर्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर 3 पैलेस हमारे पास दिए गए हैं इस फोर्ट के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट। फॉर एग्जांपल वेल्स, टैंक्स, स्टेप वेल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है वाटर की कौन कौन सी अरेंजमेंट दी गई है फोर्ट के अंदर। मतलब वाटर के लिए क्या क्या दिया गया है फोर्ट के अंदर, ठीक है। जैसे हो गया वेल्स, टैंक्स, स्टेप वेल, ठीक है। और क्या क्या है इस फोर्ट के अंदर वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर वाटर 5 बावड़ीज एंड 3 हॉज हैव बीन मेड। जो हमारे पास फोर्ट दिया गया है उसके अंदर 5 तो बावड़ी ही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो 5 बावड़ी है और 3 हॉज है, ठीक है। 3 बावड़ी और 5 बावड़ीज और 3 हॉज यहाँ पर हमारे पास फोर्ट के अंदर जो है दिए गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन द बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज ब्लैंक सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा के बीच में मैप के अंदर जो है कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया। सेंटीमीटर नहीं, मीटर, सॉरी। यहाँ पर दरवाज़ा इज़, यहाँ पर जो ये है यहाँ पर आपको मीटर करना है, मीटर, ठीक है। मीटर ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वुड बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो है हमारे पास 1.95 सॉरी, ये 1 है, ठीक है। नंबर 1 है ये, नंबर 1। तो इसका आंसर है 9.5 मीटर। इन दो के बीच में जो है 9.5 मीटर का गैप है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वुड बी, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9.5 × 110। तो इतना हमारे पास जो है इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस आएगा। ये आपको जो है बिल्कुल जब आप मैप देखोगे तभी आप इसको कर सकते हो, बिना मैप से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारा का सारा मैं मैप को देख के कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर मैंने इसको इमेज नहीं है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो है बुक से देख के जो है इसको देखना है इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। जो मकई दरवाज़ा है वो फतेह दरवाज़ा से कितना दूर है, ठीक है। सो मकई दरवाज़ा इज़ अबाउट 1155 मीटर फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। जो मकई दरवाज़ा है वो फतेह दरवाज़ा से 1155 मीटर की दूरी पर है। मतलब इतना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। नाउ पेज नंबर 93 आप निकालोगे, पेज नंबर 93
तो पेज नंबर 93 यहाँ पर हमारे पास डिस्कस दिया गया है। देखिए पेज नंबर 93 में हमारे पास दिया गया है डिस्कस, ठीक है। तो डिस्कस पर आपको आना है पेज नंबर 93 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हैव यू रिसेंटली रेड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री। क्या आपने अभी रिसेंट में कोई न्यूज़ सुनी है कि कोई कंट्री, किसी कंट्री ने किसी कंट्री के दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया या अटैक करने वाली है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। सो जैसा कि आपने सुना होगा कि आजकल जो है इंडिया और चाइना के भी रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए, ठीक है। गलवान वैली में जैसे आपको पता है कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो इंडिया की टेरिटरी में बार बार जो है घुस रही है, ठीक है। सो हम उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है तो इसको ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यस द चाइनीज़ आर्मी ट्राई टू अटैक इंडियन आर्मी इन द गलवान वैली। हाँ, जो चाइनीज़ आर्मी है उसने इंडियन आर्मी को अटैक करने की कोशिश की गलवान वैली के अंदर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है। अभी हमारे 20 सोल्जर भी वहाँ पर जो है शहीद हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये हो गया, जैसे इसको आप राइट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर। ये जो वॉर हुआ, मतलब चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में ये जो छोटा सा वॉर हुआ, ठीक है, तो ये किस कारण हुआ, क्यों हुआ ये वॉर, इसका रीज़न क्या था। द कॉज ऑफ द वॉर वाज इनफिल्ट्रेशन ऑफ चाइनीज सोल्जर इन आवर टेरिटरी। इनफिल्ट्रेशन मतलब अंदर घुसना, ठीक है ना। कॉज मतलब कारण। द कॉज ऑफ द वॉर वाज इनफिल्ट्रेशन ऑफ चाइनीज़ आर्मी। जो चाइनीज़ आर्मी थी वो जो है क्या हो गई थी, अंदर आ गई थी इन आवर टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, जैसे अपना एरिया जो हुआ उसको टेरिटरी कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक जैसे हमारा एरिया है उसको हम अपनी टेरिटरी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये टेरिटरी आपने ये माना है कि जो अपना एरिया होता है उसको टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। जहाँ तक अपना एरिया वो टेरिटरी है हमारी, ठीक है। द कॉज ऑफ वॉर वॉज इनफिल्ट्रेशन ऑफ चाइनीज। ये वॉर क्यों हुआ था, ये वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि जो चाइनीज़ आर्मी थी वो हमारी जो टेरिटरी थी उसके अंदर जो है इनफिल्ट्रेशन कर रही थी, ठीक है। मतलब अंदर आ रही थी हमारी टेरिटरी के अंदर, ठीक है, जिसके कारण जो है ये वॉर हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर। इस वॉर में जो है किस टाइप के जो है वेपन जो है यूज़ हुए, ठीक है। तो इस वॉर में जो है हमारे पास स्टिक्स और रॉड का यूज़ हुआ। जो रॉड होती है, ठीक है, डंडे, स्टिक्स और रॉड, जो लोहे की रॉड है, ठीक है, उनका यूज़ जो है इस वॉर में हुआ। हालांकि जो गन और बड़े बड़े टैंक थे इनका यूज़ इसमें नहीं हुआ था, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि इस वॉर में जो है स्टिक्स और रॉड का यूज़ हुआ था। सो इसके आंसर में भी हम लिखेंगे स्टिक्स एंड रॉड। सो स्टिक्स एंड रॉड से ही ये पूरा का पूरा वॉर जो है छोटा सा लड़ाई थी ये, ठीक है। उसमें जो हमारे इंडिया के 20 जो है सोल्जर शहीद हुए थे और चाइना से के भी बहुत सारे यहाँ पर सोल्जर जो है मारे गए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन वर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से जो है क्या क्या जो है डिस्ट्रैक्शन हुए, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप आपको लिखना है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन आपको लिखना है डिस्ट्रक्शन यहाँ पर, ठीक है। ये गलती से यहाँ पर हो गया डिस्ट्रैक्शन, आपको लिखना है डिस्ट्रक्शन। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बाय दिस। इसकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है ना। किस किस चीज़ का लॉस यहाँ पर हुआ, क्या क्या चीज़ हमने खोई इस वॉर में, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए, मैनी वो सोल्जर का मतलब होता है जो हमारे सिपाही होते हैं उनको हम सोल्जर कहते हैं। जैसे जो फौजी है उनको हम सोल्जर कहते हैं, ठीक है। मैनी सोल्जर वर किल्ड फ्रॉम बोथ साइड। दोनों ही तरफ से जो है बहुत सारे सोल्जर जो है मारे गए। जैसे आपको पता है इंडिया से 20 सोल्जर जो है शहीद हुए और चाइना से भी बहुत सारे सोल्जर जो है मारे गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं फाइंड आउट पर, पेज नंबर 93। अब हम आते हैं पेज नंबर 93 के ऊपर, ठीक है। तो पेज नंबर 93 क्या कहता है यहाँ पर हमारे पास, द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। अब आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अगर या आपने चैप्टर सुना होगा जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो आपने देखा था कि श्रीधर ने जो है एक कैनन को देखा था। सो एक कैनन उसको मिला था जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ था। जो औरंगज़ेब ने जब अटैक किया था तो वो वहीं पर रह गए थे क्योंकि वो फोर्ट के अंदर आने में जो है कैपेबल नहीं था। काफ़ी देर तक औरंगज़ेब जो है वहाँ रहा, बाद में जो है हारने के बाद उसको वहाँ से जाना पड़ा और जो उसकी तोप थी, जो कैनन थी उसकी, वो वहीं पर रह गई थी। अब जो है उसको किले के अंदर ले जाया गया है, ठीक है। तो वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज, व्हाट। क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, व्हाट, वो कौन सी चीज़ है। सो इसका आंसर आपको बताना है। सो यहाँ पर आंसर लिखते हैं हम इसका, यस आई है, या आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो। आपने कोई और चीज़ अगर देखी हो ब्रॉन्ज से बनी हुई तो आप उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है, यस आई हैव सीन आइडल्स। आइडल मतलब जो मूर्तियाँ होती है हमारे पास, ठीक है। आई हैव सीन आइडल्स, मेडल, जो आपने मेडल देखे होंगे, मेडल एंड डेकोरेटिव गुड्स। डेकोरेटिव गुड्स मतलब जो सजावट की चीज़ें होती है, ठीक है ना, उनको कहते हैं डेकोरेटिव गुड्स। डेकोरेटिव गुड्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जो
हमारे पास आइडल्स है, मेडल होते हैं, डेकोरेटिव गुड्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है ब्रॉन्ज के बने होते हैं। आप चाहे तो यूटेंसिल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ठीक है, बर्तन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ अब आते हैं पेज नंबर 94 के ऊपर। पेज नंबर 94 आपको निकालना है बुक में। सो पेज नंबर 94 क्या कहता है, अरेंजमेंट फॉर वाटर, ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 94 यहाँ पर देना लिखना है आपको, पेज नंबर 94 निकालना है। इसमें आपको देखना है पेज नंबर 94, तो यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते, इसलिए सिर्फ आपको समझने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसको आप वैसे ये आपके पास नॉलेज के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द पिक्चर शोज हेयर, यहाँ पर देखिए आपको पेज नंबर 94 के ऊपर बुक में एक पिक्चर दी होगी, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। द पिक्चर शोज हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स, ठीक है, ये काफ़ी ओल्ड पेंटिंग है उस टाइम की। कैन यू थिंक वाई बुलोक्स हैव बीन यूज्ड देयर। अब देखिए आपको बुलोक्स दिख रहे होंगे, मतलब जो ये बैलों की जोड़ी है जो किसी चीज़ को खींच रही है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा। हैव बीन यूज्ड हेयर, उसको जो है यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैन यू सी, आपको क्या लगता है, आपको क्यों यूज़ किया जा रहा है इन बुलोक्स को, मतलब ये जो बैल है इनको यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्यों इनको यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो इनका यूज़ क्या है यहाँ पर इन बुलोक्स का, ठीक है। सो इस पिक्चर को आपको ध्यान से बस पिक्चर को समझना है, बाकी ये बस ओरली जो है आप इसको समझ सकते हो, बस पिक्चर पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। बुलोक्स वर यूज टू मूव द मैकेनिकल सिस्टम विच फर्दर यूज टू अपलिफ्ट द वाटर फ्रॉम द वेल। जो बुलोक्स है उनका यूज़ जो है क्या है, मैकेनिकल सिस्टम को चलाना है। जो आप देख रहे हो जो बैलों की जो जोड़ी है उनसे एक रॉड लगी हुई है, एक मैकेनिक, इस तरह से देखिए, जैसे ये बैल है, मान लीजिए ये बैल है, इस तरह से आप इस बुलोक्स को देख सकते हो, इस तरह से, जैसे ये दो है, आपकी जो बुक है उसमें भी वैसे ही बना होगा, ठीक है। ये जो रॉड यहाँ पर है, ये जो है एक मैकेनिकल सिस्टम से, एक घिरनी से जो है इस तरह से एक चक्री से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम हो गया, ये चक्री है, ये एक चक्री है, फिर इससे एक बड़ी चक्री जुड़ी हुई है, दूसरी चक्री, और ये जो बड़ी चक्री है ये जो है आगे जो है हमारा एक गार्लैंड से जुड़ी हुई है, मतलब एक माला से जुड़ी हुई है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मतलब इन बैलों का काम क्या है, इन बैलों का काम है इस मैकेनिकल सिस्टम को चलाना, मतलब इस चक्री को घुमाना। अगर ये बैल नहीं होंगे तो ये चक्री जो है अपने आप घूम नहीं सकती। हालांकि अब तो देखिए टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, अब हम टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इसको जो है रोटेट करते हैं इस घिरनी को, लेकिन पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो यहाँ पर जो है इसको रोटेट करने के लिए बुलोक्स का ही हम यूज़ करते थे। अब जब बैल घूमते तो ये चक्री घूमती थी, ये चक्री घूमती थी तो बड़ी वाली चक्री घूमती थी, और ये जब बड़ी वाली चक्री घूमती थी तो आगे जो बर्तन वाली चक्री है वो भी घूमती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये बुलोक्स जो है मैकेनिकल सिस्टम, ये सारा का सारा मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। इसको चलाने के लिए जो है बुलोक्स का यूज़ किया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रॉड मूव्स विद द बुलोक्स मूव, ठीक है। अब आपको हैंड से जो है शो करना, यूज योर हैंड मूवमेंट्स टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलोक्स मूव। अब आपको डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन बताएगा। अब आपको हाथ से जो है डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। ये इसको इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, वैसे ये ओरली है, ठीक है, इसको आप जो है छोड़ सकते हो, ये बस आपको समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है। सो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर इन दोनों को ही छोड़ सकते हो आप। ड्रम विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो ड्रम है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपके पास घड़ी है, ठीक है, घड़ी में आपने देखा होगा ना 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई के चलती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए घड़ी है, अब घड़ी कहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ पर ये घड़ी है तो इधर को चलेगी, इधर को चलेगी, ठीक है। जो घड़ी जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उस डायरेक्शन को कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आपको याद रखना है, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमेगी उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो घड़ी की जो सुई है इससे अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब घड़ी की सुई तो इधर को घूमेगी ना, अगर ये इधर को घूम रही है तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मूवमेंट हो रही है घड़ी की सुई की दिशा में तब हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मूवमेंट हो रही है घड़ी की सुई के बिल्कुल अपोजिट, घड़ी की सुई का जो मूवमेंट है उसके अपोजिट अगर हमारे पास जो है मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टा, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम, ये हो गया वैसे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, ठीक है। ये सारा का सारा आपको जो है पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारा का सारा पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। जो टूथ व्हील है आपके पास, ये देखिए जो मैकेनिकल सिस्टम में लगे हुए जो व्हील है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में घूमते हैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए जो घड़ी की सुई की दिशा होती है उस ओर जो है ये घूम रहे हैं, ठीक है, ये पिक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। अब देखिए, आप ध्यान से आपको देखना, मैंने यहाँ हालांकि यहाँ पर मेरे पास वो पिक्चर नहीं है, ठीक है। अब बुक में आप देखिए जो मैकेनिकल सिस्टम है आगे जाके एक जो है एक गार्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। गार्लैंड होती है माला, मतलब एक बाल्टी की एक माला बनी हुई है, आप ध्यान से देखो वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया, देखिए, नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। ये जो गार्लैंड है, ये जो बाल्टी की जो ये माला बनी हुई है, ये वाटर को ऊपर लिफ्ट कैसे कर पाती है, कैसे कर पा रही है ये वाटर को ऊपर लिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हम। अभी हमने देखा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिफ्ट कर रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो ये बुलॉक है, जो बैलों का आप देख रहे हो, ठीक है, ये गोल गोल घूम रहे हैं। इनके घूमने से एक रॉड लगी हुई है मैकेनिकल सिस्टम में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दो घिरनियाँ उससे घूम रही है, ठीक है। जब वो दो घिरनियाँ घूम रही है तो वो दो घिरनियाँ जुड़ी हुई है एक तीसरी बड़ी घिरनी से, जिसमें कि ये बाल्टियां भी जो है हमारी अटैच है, ठीक है। जब ये दो घिरनियां घूमती है तो ये जो बाल्टी वाली जो घिरनी है ये भी घूमती है, ठीक है। ये जब घूमेगी, जब ये जो ये देखिए गार्लैंड बना हुआ है, जैसे झूला देखा होगा आपने दशहरे में, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर बना हुआ है। जब ये घिरनी नीचे जाती है, ये बाल्टी वाली घिरनी जब नीचे जाती है तो नीचे ये जो है, नीचे देखिए टैंक है, टैंक से ये पानी को उठाती है, ठीक है। जैसे ही, और ये घिरनी जैसे ही घूमकर ऊपर पहुंचती है, टॉप पर पहुंचती है, तो वो बाल्टी जो है ऊपर उल्टी हो जाती है। जैसे ही वो बाल्टी उल्टी हो जाती है तो वो वाटर जो है वहाँ से गिर जाता है और ऊपर जो है छत के ऊपर ही जो है टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है। आप इसको बिल्कुल जो है पिक्चर में देखो, इसको पिक्चर में देख के इसको जो है अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हमने क्या क्या लिखा, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बुलॉक्स आर टाइड विद द ड्रम थ्रू अ रॉड। अब देखिए जो बुलॉक्स है वो जो है ड्रम के साथ एक रॉड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बुलॉक्स मूव अराउंड द ड्रम एंड ड्रम इज फर्दर अटैच्ड विद द टूथ। ये मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। बस आपको पिक्चर देखनी, पिक्चर से सब कुछ समझना है, ठीक है। टूथ व्हील विच इज अगेन कनेक्टेड विद द गार्लैंड ऑफ पॉट्स थ्रू अ पोल एंड दस गार्लैंड ऑफ पॉट्स मूव once a pot is in the well it gets filled with water, ठीक है। it gets filled, पहले इसको नोट कर लीजिए, it gets filled with water, moves up and water is lifted up from the well। सो इसको पहले नोट करना है, इसके बाद आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल जो है पहले आपको बुक में जो है पिक्चर देखनी है, बुक का पिक्चर की जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तभी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। अब आपको पूछा गया है क्या आपने कोई आइडिया लगाया है कि जो वाटर है वो कैसे लिफ्ट हुआ, ठीक है। सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। अब आपको पता लग गया होगा कि लिफ्ट किस तरह से वाटर हुआ था टैंक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है इसका, यस बुलॉक्स वुड हैव बीन यूज्ड टू लिफ्ट अप वाटर टू फिल द टैंक्स, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि जो बुलॉक्स है हमारे पास, ठीक है, उनकी वजह से ही ये वाटर जो है ऊपर हमारा लिफ्ट हो पा रहा है। अगर ये बुलॉक्स ना होते तो वो जो है चक्रियाँ हमारी नहीं घूम पाती, मतलब मैकेनिकल सिस्टम उसका जो है काम नहीं कर पाता। मैकेनिकल सिस्टम काम नहीं कर पाता तो वाटर जो है ऊपर जो है लिफ्ट नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। आज भी हम जो है इस फोर्ट की वॉल में, फोर्ट मतलब जो किला है हमारे पास, आज भी हम वहाँ पर जो है कई क्ले की पाइप्स को देख सकते हैं। दीज पाइप्स कुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। ये पाइप्स, इन पाइप्स से जो है आज भी जो है डिफरेंट पैलेसेस, डिफरेंट जो हमारे पास प्लेस है वहाँ पर हम वाटर को लिफ्ट करते हैं। दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। अलग अलग जो पैलेस है हमारे पास, जो महल है उसके अंदर दिए हुए फोर्ट के अंदर, उनकी अलग अलग जगह तक वाटर पहुँचाने के लिए आज भी जो है क्ले की पाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नीचे यहाँ पर दिया है, अब वेयर एल्स, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ साइकिल और समवेयर एल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया आपको, जो आपने ये मैकेनिकल सिस्टम देखा, आपने देखा कि बुलॉक घूम रहे हैं, आगे जो है चक्रियाँ घूम रही है दो, ठीक है। जो मैकेनिकल सिस्टम हुआ, क्या आपने कहीं ये मैकेनिकल सिस्टम कहीं और जगह देखा है, याद करके देखिए। जैसा आपने देखा होगा जो साइकिल की गियर होते हैं वहाँ भी इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब इस तरह की घिरनियाँ होती है, ठीक है। और कहीं पर देखा है, कहीं पर आपने इस तरह का मैकेनिकल सिस्टम, तो आप जो है अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जहाँ पर आपने देखा हो। तो मैंने जो लिखा है इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिखा है, आई हैव सीन सच व्हील्स इन साइकिल। अब देखिए साइकिल में भी इसी तरह की चक्रियाँ होती है, ठीक है। एक चक्री घूमती है, वो जो है दूसरी चक्री को घुमाती है, ठीक है। आई हैव सीन सच व्हील्स इन साइकिल, मैंने जो है इस तरह की व्हील जो है साइकिल में देखे है, जो चक्री बनी हुई थी, ठीक है। मोटरसाइकिल में देखे, टॉय मशीन जो खिलौने होते हैं उनमें देखिए, खिलौनों को तोड़ के देखिएगा, उनके अंदर भी इस तरह की घिरनियाँ होती है, ठीक है।
हैव मैनी हैवी मशीन्स, हैवी मतलब हैवी का मतलब होता है भारी, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसमें भी जो है इनका यूज़ होता है, ठीक है, इन घिरनियों का जो है यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस, ठीक है। अब आपको अपना जो सराउंडिंग है वहाँ पर देखना है और फाइंड करना है कि जो वाटर है वो ऊपर पंप कैसे होता है, पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस, जो ग्राउंड है वहाँ से जो है हायर प्लेसेस को जो है वाटर को कैसे ले जाया जाता है, ठीक है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए, अब आज के ज़माने में किसी तरह के भूलोक का यूज़ नहीं होता, क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे पहुँच चुकी है। सो आज हम जो है इन भूलोक्स की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम ईजिली जो है इन घिरनियों को, इन मैकेनिकल सिस्टम को जो है आसानी से जो है चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में हम देखिए क्या लिखते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, नाउ डेज इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर का नाम तो आपने सुना होगा, मोटर का यूज़ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इनका यूज़ क्या होता है, जैसे वाटर है, जैसे कई ये मोटर भी कई तरीके की होती है, ठीक है। जैसे आपने वाटर को खींचने वाली मोटर का नाम सुना होगा, वाटर मोटर का नाम, ठीक है। तो ये क्या करती है, काफ़ी नीचे, काफ़ी अगर आप ग्राउंड पर हो तो ग्राउंड से जो है अपने छत की फ्लोर तक वाटर को जो पहुँचा सकते हो, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल मोटर, इन जो है इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज़ करके, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। आज किसी तरह के बुलोक्स का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। जो ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है हमारे पास, इनके अंदर भी ऐसा ही मैकेनिकल सिस्टम होता है, ऐसी घिरनियाँ लगी होती है, लेकिन अंतर ये है कि जो घिरनियाँ होती है आज जो है उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है हम रोटेट करते हैं, ठीक है। Nowadays electric motors pumps and used to pump water from the ground to higher places through pipes. सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाउ इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर करना है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग यहाँ भी दी हुई है, ये आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। हाउ इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अब जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी हम वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी हम वाटर को जो है लिफ्ट कर सकते हैं, वो हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होंगी उससे जो है हम इजीली जो है वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज टू पंप अप वाटर, मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है उनका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पंप करने, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हमारे पास है उनका यूज़ हम करते हैं वाटर को ऊपर पंप करने के लिए, ठीक है। वाटर कैन बी लिफ्टेड अप यूजिंग विंड मिल्स, अब देखिए जो विंड मिल्स होती है, पवन चक्कियाँ, ठीक है, विंड मिल्स का यूज़ करके भी हम जो है वाटर को लिफ्ट, ये विंड मिल वैसे आप क्लास 6 में ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 6 ज्योग्राफी के अंदर आपको ये है विंड मिल्स, इनके बारे में आप जो है अगली क्लास में पढ़ोगे वैसे ज्योग्राफी में, ठीक है। वाटर कैन बी लिफ्टेड अप बाय यूजिंग विंड मिल्स एंड पंप्स, ठीक है। आज भी जो है जो फुट पंप आपने देखा होगा, फुट पंप के ज़रिए से भी, जैसे उसको जो है फुट पंप के ज़रिए भी हम जो है वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं। एंड रोप बकेट, अब रोप बकेट सिस्टम क्या, रोप बकेट मतलब एक बाल्टी होगी, उसमें हम जो है क्या लगा देंगे, रस्सी लगा देंगे, ठीक है, नीचे से पानी भरेंगे, ठीक है, और उस रस्सी को ऊपर खींच के बाल्टी ऊपर ला सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉडर्न तरीके नहीं है, मॉडर्न तरीका हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला भी और ये विंड मिल वाला भी, ठीक है। ये विंड मिल भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, ठीक है। तो ये दो जो है हमारे पास मॉडर्न तरीके, जबकि बाल्टी वाला ये पुराना सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा, इसमें हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड टू पंप अप वाटर, वाटर कैन बी लिफ्टेड अप बाय यूजिंग विंड मिल्स, हैंड पंप्स एंड रोप बकेट्स, पुली सिस्टम एंड ऑल पुली सिस्टम विंड मिल, हैंड पंप्स एंड रोप, यहाँ तक आप कर लो, बकेट तक कर लो, बकेट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना, ये आप रहने दीजिए, बकेट तक ही आपको कर रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 95 और 96 पर, ठीक है। तो पेज नंबर पहले आ जाते हैं पेज नंबर 95 के ऊपर। तो पेज नंबर 95 हमारा क्या कहता है, सो पेज नंबर 95 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 95, ये इमेजिन करने की चीज़ है, ये आपको नहीं लिखना है, इसको आपको नोटबुक के ऊपर नहीं लिखना है, ये बस आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है बस इमेजिन, ये बस आपको इमेजिन करके आंसर देने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसको लिखना नहीं है, इसको बस समझना है। क्लोज योर आइज़ एंड गो बैक इन टाइम, अब जो है आपको कुछ देर के लिए अपनी आंखें जो है बंद करनी है और इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिन क्या करना है, इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वर अ बिजी टाउन इनसाइड गोंडवाना, ठीक है। ये हमने देखा चैप्टर में कि गोंडवाना एक फोर्ट है, ठीक है। किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं रहता, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आप उस ज़माने में हो जब वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग थे। अब इमेजिन
इमेजिन करना है आपको कि गोंडवाना के अंदर बहुत सारे, उस फोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इमेजिन करना है, ठीक है। थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास, ठीक है। अब आपको सोचना है, अब आपको नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको जो है सोच कर इनका आंसर बताना है, ठीक है, इमेजिन करके बताना है। यू कुड इवन पुट अप आ प्ले, ठीक है, आप इसके ऊपर जो है एक प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये बस आपको इमेजिन करके ये क्वेश्चन बताने हैं, इमेजिन करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर जिस तरह से मैंने सोचा है मैंने उस तरह से लिखा है, आप जो है अलग तरीके से अगर सोचते हो तो अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। बस इमेजिन करने को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, जो सुल्तान है वो पैलेस के अंदर क्या कर रहा है, ठीक है। बस आपको सोचना है। अब अभी आज वहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इमेजिन करना है। आप ये मानिए कि वहाँ पर एक सुल्तान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है। अब वो सुल्तान क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज ही वियरिंग, उसने जो है किस तरह के कपड़े पहने हैं। व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर टू हिम, उसको किस तरह का खाना दिया जा रहा है। व्हाट बट व्हाई डज ही सीम टू वरिड, लेकिन वो वरिड है, थोड़ा सा चिंतित है, क्यों, ठीक है। एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, ठीक है, किस लैंग्वेज में जो है बात कर रहा है। आपको इमेजिन करना है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये लिखना नहीं है, बस ये आपको इसको ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। सुल्तान इज़ इन मीटिंग विद हिज मिनिस्टर, अब मैंने अपने हिसाब से सोच के बता दिया कि सुल्तान जो है मीटिंग कर रहा है अपने मिनिस्टर के साथ, ठीक है। डिस्कसिंग पॉलिटिकल इश्यूज़, ठीक है, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है उसके राज्य में, ठीक है, उसके स्टेट में, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है डिस्कशन हो रही है अपने मिनिस्टर के साथ उसकी, ठीक है। ही इज़ वियरिंग एन एलिगेंट ड्रेस, उसने जो है एक एलिगेंट ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत ड्रेस पहनी है। मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स बीइंग ऑफर टू हिम, उसको जो है कई टाइप के मैनी टाइप्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स आर बीइंग ऑफर टू हिम, उसको जो है कई टाइप के जो है फूड और ड्रिंक जो है ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है, खाने और पीने के लिए, ठीक है। ही इज़ वरीड अबाउट द ड्राउट सिचुएशन इन द एरिया, वो जो है ड्राउट का मतलब होता है सूखा, जब कई बार बारिश नहीं होती तो उस सिचुएशन को हम ड्राउट कहते हैं, ठीक है। वरीड अबाउट द ड्राउट सिचुएशन इन द एरिया। ही इज़ टॉकिंग इन उर्दू, ठीक है, मतलब जो राजा होते थे, अब उनका ऐसा नहीं कि जो किंग होता है उसको जो आराम ही आराम होता है, उसके ऊपर भी उसके पास भी कई टेंशन होती है, ठीक है। जैसे पूरे के पूरे राज्य की सेवा जो देखभाल करना होता है वो राजा का काम होता है, मतलब किस तरह से मेंटेन करना है पूरे राज्य को वो राजा का काम होता है, ठीक है। तो राजा के पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, काफ़ी ज़्यादा वरीड रहता है वो भी, ठीक है। सो सिचुएशन यहाँ देखिए, ड्राउट, यहाँ पर सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से उसकी चिंता और बढ़ गई है, ठीक है। अब उसके राज्य में जो है अनाज कम होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं और देखिए, ही इज़ टॉकिंग इन उर्दू, आप इसकी जगह इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, द ब्यूटीफुल कारपेट एंड कर्टेन्स, कर्टेन का मतलब पर्दे, ठीक है, द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, जो यहाँ से क्वेश्चन ही वैसे यहाँ से है इसका, द फाउंटेन ऑन द टेरेस एंड द स्वीट स्मेल ऑफ द रोजेज एंड चमेली, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, ये जो स्वीट स्मेल है रोजेज और चमेली की ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर नीचे देखिए इसका आंसर में क्या लिखेंगे, ये आपको लिखने नहीं है, ठीक है, ये बस इमेजिन करने के लिए आपको कहा गया है। नाउ रूम्स इन द पैलेस आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल कारपेट्स, ये आपको सोच के बताना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ इसको, ठीक है। आप अलग हिसाब से सोचते हो अगर तो इसका आंसर अलग तरीके से जो है सोच सकते हो। रूम्स इन द पैलेस आर डेकोरेटेड विद, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, ठीक है, विद ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टेन्स, ठीक है। देयर वर फाउंटेन्स रनिंग ऑन द टेरेस, वहाँ पर फाउंटेन्स भी है कई, ठीक है। स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली वॉज कमिंग फ्रॉम द गार्डन, ये तो सिंपल सी बात है, जो चमेली और रोजेज की जो खुशबू है वो तो गार्डन से ही आएगी, ठीक है, पैलेस के अंदर तो वो लगे नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, अब किस किस टाइप की फैक्ट्रीज जो है आप उसके अंदर देख पा रहे हो, ठीक है, इमेजिनेशन में। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, हाउ आर दे, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे वियरिंग, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, आई कैन सी फैक्ट्रीज ऑफ क्लोथ्स, टूल्स, यूटेंसिल, आइडल्स एटसेट्रा, ठीक है। टूल मतलब उपकरण, जैसे जो सामान होते हैं उनको टूल्स कहते हैं। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। आइडल्स का मतलब जो मूर्तियाँ होती हैं उनको हम आइडल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं जो है अपने इमेजिनेशन में इनको देख पा रहा हूँ कि ऐसी ऐसी फैक्ट्री है। आप जो है कुछ और भी लिख सकते हो, टॉय की फैक्ट्री भी लिख सकते हो, वेपन्स की फैक्ट्री भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, देयर वर 80 to 22 पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में 18 से लेके 22 तक, मतलब 18 से लेके 22 पीपल जो है काम कर रहे हो, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। दे वर वियरिंग, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे वियरिंग, ठीक है। आई थिंक दे वर्कड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट इन द इवनिंग, यहाँ पर देखिए दे वर वियरिंग रफ एंड टाइट क्लोथ्स, उन्होंने जो है काफ़ी रफ और टाइट क्लोथ पहने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक दे वर्क फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, मुझे लगता है कि वो जो है काफ़ी सुबह से ही जो है काम पर लगे हुए हैं। आई थिंक दे वर्क फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट इन द मॉर्निंग, मुझे लगता है कि वो जो है काफ़ी सुबह से काम करना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी लेट तक जो है
काम करते हैं इवनिंग में, ठीक है। सुबह काफ़ी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इवनिंग में काफ़ी देर तक काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्टमैन आर कार्विंग द स्टोन यूजिंग अ चिसल एंड हैमर, कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर। अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पर, डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर नहीं दिखी है, अब ये इमेजिनेशन वाला वो किस्सा यहाँ पर चला हुआ है, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है, लुक देयर, सो फाइनली दोज क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन मतलब जो पत्थर के ऊपर जो है चिसल और हैमर का यूज़ करके जो है चित्रकला कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो है पत्थर के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, देखो डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। आर कार्विंग ऑन द स्टोन यूजिंग अ चिसल एंड हैमर, कैन यू सी द स्टोन डस्ट। अब जब वो पत्थर के ऊपर पत्थर उस चिसल को जो है हैमर के साथ पत्थर के ऊपर मारेंगे तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी धूल भी उड़ेगी इस उन पत्थरों में से, ठीक है। काफ़ी डस्ट भी उड़ेगी वहाँ से। डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम, क्या आपको लगता है कि ये जो डस्ट उड़ रही है, ठीक है, ये इमेजिन करना है अभी आपने, ये जो डस्ट उड़ रही है क्या उनको हार्म कर सकती है, मतलब उनको जो है नुकसान पहुंचा सकती है इन सम वे, किसी तरीके से उनको हार्म पहुंचा सकती है। मतलब जो क्राफ्टमैन है, ठीक है, वो जो है हैमर और चिसल का यूज़ करके पत्थर के ऊपर मार रहा है, ठीक है। पत्थर से डस्ट उड़ रही है, तो जो डस्ट है क्या वो हार्मफुल है उनके लिए, ठीक है, किसी तरीके से हार्मफुल हो सकती है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं ना, इसके आंसर पर हम आते हैं। इसके आंसर में क्या लिखना है, ठीक है, येस आई कैन सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, हाँ मैं स्टोन डस्ट को जो है एयर में देख सकता हूँ। दिस डस्ट कैन हार्म द क्राफ्टमैन, ये डस्ट जो है क्राफ्टमैन को हार्म कर सकती है। सिंपल सी बात है, जो डस्ट होती है वो जो है हार्म कर सकती है, ठीक है। कैन हार्म द क्राफ्टमैन, वट दे कैन कवर देयर माउथ, वट जो है बट वो जो है उसको हार्म पहुंचा सकती है। बट इफ़ दे कवर देयर माउथ, लेकिन अगर वो अपना माउथ कवर कर लें, एंड नोज़, अगर वो अपना माउथ और नोज़ जो है किसी चीज़ के साथ कवर कर लें, देन हार्म फ्रॉम दिस डस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। सिंपल सी बात है, जब वो हैमर और चिसल का यूज़ करके पत्थर के ऊपर मारेगा तो डस्ट तो उड़ेगी, ठीक है। तो डस्ट तो उड़ना तो तय है, ठीक है। तो ये जो क्राफ्टमैन है, अगर ये जो है अपने नाक और मुंह को जो है ढक ले किसी चीज़ से, तब जो है ये जो है उस डस्ट से होने वाले नुकसान से बच सकता है, ठीक है। मतलब अपने नाक और मुंह को अगर ढक ले तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डस्ट उसके अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। अब आ जाते पेज नंबर 97, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ राइट, ठीक है। पेज नंबर 97 पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, ठीक है। आप जो है अपने चारों ओर जो है किस तरह के पॉट्स को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, आपने किस किस तरह के पॉट्स जो है अपने सराउंडिंग में देखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जो आपने लिखे हो जो पॉट्स आप उनको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखे है, आई हैव सीन द यूज़ ऑफ स्टील, ब्रॉन्ज, glass and plastic. What kind of pots have you seen around you? I have seen the what kind of pots have you seen? तो इसको आप कट कर लो, ठीक है। इसका आंसर आप दोबारा लिख लीजिए, What kind of pots have you seen around you? I have seen the pots of, आप इस तरह से लिख लीजिए, I have seen the pots, POTS, pots of clay, steel, iron and copper। आप इसको जो है लिख सकते हो, ठीक है, इनको लिख लो आप ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 97, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पेन्स दैट यूज्ड इन देयर टाइम। अब आपको जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या करना है, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी, मतलब उनसे जो है पूछने की कोशिश करनी है कि जब उनका समय था, उनके टाइम में जो है किस तरह के पॉट्स और पेन्स का यूज़ किया जाता था। अगर आप आज के पॉट्स देखें, आज के बर्तन अगर देखें और पुराने ज़माने के अगर बर्तन देखें तो वो जो अलग अलग टाइप के होते हैं। पुराने ज़माने में किसी और चीज़ से जो है बर्तन बनाए जाते हैं, आज किसी और ज़माने से बनाए जाते हैं। आज के बर्तनों का डिज़ाइन कुछ और है, पहले के बर्तनों का डिज़ाइन काफ़ी हद तक कुछ और था, ठीक है। तो आपको अपने पेरेंट्स से ये फाइंड आउट करना है कि उनके ज़माने में किस किस तरह के जो है पॉट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड पॉट्स एंड पेन्स मेड अप ऑफ ब्रास, ठीक है। ये ब्रास भी जो है कॉपर का ही एक टाइप है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके ज़माने में ब्रास के पॉट्स होते थे,
क्ले के पॉट्स होते थे, आयरन के पॉट्स होते थे, कॉपर के पॉट्स होते थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो मटेरियल दिए गए हैं, ये जो मटेरियल दिए गए हैं, इनका यूज़ आज भी किया जाता है। आज भी पॉट्स लगभग इन्हीं से बनाए जाते हैं, लेकिन पहले वाले जो पॉट्स होते थे वो कुछ अलग डिज़ाइन के थे, क्योंकि आज के पॉट्स जो है कुछ अलग डिज़ाइन के हैं। और दूसरी बात ये कि आजकल जो है प्योर फॉर्म में जो है हमारे पास बर्तन नहीं बनते। आज जो है काफ़ी हद तक दूसरे मटेरियल भी मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे कॉपर का है तो इसके अंदर कुछ और मटेरियल भी मिक्स कर दिया जाता था, लेकिन जो पुराने ज़माने में होता था, जो हमारे पास बर्तन रहते थे वो जो है काफ़ी हद तक जो है हमारे पास प्योर फॉर्म में रहते थे। सो नेक्स्ट चलते हैं अब। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट? यहाँ पर आपको सीन करना है। अच्छा, बीन कर दो इसको। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम? क्या आपने कभी किसी म्यूजियम के बारे में सुना है? ठीक है। व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम? एक म्यूजियम में जो है किस किस तरह के, किस टाइप के जो है हमारे पास चीज़ें रहती है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो म्यूजियम होता है हमारे पास, म्यूजियम वो जगह होती है हमारे पास जहाँ पर हम पुराने ज़माने के इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें रखती है। पुराना टाइम होता है, वहाँ पर जो हमारे पास पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी उनको जो है एक जगह पर जहाँ पर हम रखते हैं तो उसको हम म्यूज़ियम कहते हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ें, इंपॉर्टेंस वाली पुरानी चीज़ें जहाँ पर हम इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम म्यूज़ियम कहते हैं, ठीक है। तो आपने कभी किसी म्यूज़ियम के बारे में सुना है? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूज़ियम? एक म्यूज़ियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो ये तो मैंने आपको बता दी कि किस किस टाइप की म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें होगी, मतलब जो पुरानी चीज़ें होगी इंपॉर्टेंस की, उनको जो है म्यूज़ियम के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो आंसर के ऊपर अब हम आते हैं कि आंसर क्या कहता है इसका। सो येस, आई हैव हर्ड अबाउट द नेशनल म्यूजियम सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है। हाँ, मैंने नेशनल म्यूजियम के बारे में सुना हुआ है जो कि सिचुएट करता है, जो कि है दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो नेशनल म्यूजियम है उसके बारे में मैंने सुना है। हेयर डिफरेंट ओल्ड थिंग्स, यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप की ओल्ड थिंग, मैंने आपको बताया कि जो ये ओल्ड जो है पुराने जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी जाती है। हेयर डिफरेंट ओल्ड थिंग्स लाइक वेपन्स, जो मतलब जो पुराने हमारे पास वेपन्स रहते थे। वेपन्स मीन्स, वेपन का मतलब होता है हमारे पास, वेपन का मतलब हमारे पास होता है हथियारों को हम कहते हैं वेपन्स, ठीक है। हेयर डिफरेंट ओल्ड थिंग्स लाइक वेपन्स, यहाँ पर वेपन्स रखे जाते हैं। क्लोथ्स, डेकोरेटिव मटेरियल्स मतलब सजावट की चीज़ें, ठीक है। मतलब जो नई है उनको नहीं रखेंगे, जो पुरानी है, ठीक है, जो राजा महाराजाओं के ज़माने में यूज़ होती थी उनको रखेंगे। वेपन्स, क्लोथ्स, डेकोरेटिव मटेरियल्स, पेंटिंग्स, अब जो पुरानी पेंटिंग्स है उनको भी यहाँ रखा जाता था। एंड पिक्चर्स हैव बीन प्रिजर्व्ड, और पिक्चर को भी यहाँ पर जो है प्रिजर्व किया जाता है। अब जितने भी म्यूजियम है उनमें जो है पुरानी जो है चीज़ों को जो है हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर। इस क्वेश्चन को पहले इसको आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेज नंबर 97 म्यूजियम के बारे में आपको पता लग गया होगा म्यूजियम क्या है, ठीक है। म्यूजियम कुछ नहीं है, म्यूजियम मतलब वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम पुरानी इंपॉर्टेंस की चीज़ों को जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब उनको जो जितनी भी हमारे पास पुरानी चीज़ें होंगी जिनकी इंपॉर्टेंस है कोई, ठीक है, उनको जो है एक जगह पर हम इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, उसी को हम म्यूजियम कहते हैं। आप जो है अपना म्यूजियम भी बना सकते हो। अगर आपने चैप्टर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आप छोटा सा म्यूजियम जो है कैसे बना सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 97 के ऊपर, सर्वे एंड राइट। पेज नंबर 97, ठीक है, पेज नंबर 97 के ऊपर आप आ जाएंगे। बुक में आप पेज नंबर 97 निकालिए, यहाँ पर दिया है सर्वे एंड राइट, पेज नंबर 97। ना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है पेज नंबर 97 में। इज़ देयर एन ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स नियर योर हाउस? क्या आपके नज़दीक में कोई पुराना बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट है, धरोहर है कोई, ठीक है। योर हाउस विच पीपल कम टू सी? क्या आपके घर के नज़दीक कोई मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग है कोई पुराना जिसको देखने के लिए लोग आते रहते हैं, ठीक है। इफ़ यस नेम इट, अगर है कोई तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ और नाम लिखा है, आप चाहो तो इसकी जगह पर कोई और नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको लिखना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा है तो आप जो है इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो। मतलब नाम की जो मैंने नाम यहाँ पर लिखा है इसकी जगह पर आप कुछ और नाम लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको एज इट इज़ लिखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने। येस देयर इज़ एन ओल्ड मॉस्क। मॉस्क मतलब जो दरगाह होती है उसको मॉस्क कहते हैं, मतलब जहाँ पर जो ये मुस्लिम जो है पूजा करते हैं उसको हम कहते हैं मॉस्क, ठीक है। इफ़ येस देयर इज़ एन ओल्ड मॉस्क नियर माई हाउस, ठीक है। आप गुरुद्वारा, टेम्पल कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना है, ठीक है। इस मॉस्क की जगह आप गुरुद्वारा, टेम्पल या कुछ और भी लिख सकते हो जो आपको लिखना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन ओल्ड मॉस्क, येस देयर इज़ एन ओल्ड मॉस्क नियर माई हाउस, मुस्लिम पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस कम हेयर टू सी इट। बहुत सारे
मतलब अलग अलग जगह से जो मुस्लिम पीपल है वो इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको और लिखनी है, अगर आपने यहाँ मॉस्क की जगह टेम्पल लिख लिया तो आपको मुस्लिम की जगह यहाँ पर लिखना है हिंदू, ठीक है। अगर मॉस्क की जगह आप जो है यहाँ पर टेम्पल लिखते हो तो मुस्लिम की जगह आपको यहाँ पर लिखना है हिंदू, ठीक है। अगर यहाँ पर गुरुद्वारा आप लिखते हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिख, ठीक है। अब जैसे जैसे आप वर्ड जो है चेंज करोगे तो आगे भी आपको वर्ड जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पेज नंबर है 97, पेज नंबर 97 के ऊपर ही है अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट, क्या आप कभी किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट को देखने के लिए गए हो। विच वॉज दैट, ये कौन सा मतलब कौन सा मॉन्यूमेंट को देखने के लिए आप गए हो। डिड इट फील इट टोल्ड यूर स्टोरी, क्या ये आपको कोई स्टोरी सुनाता वो प्रतीत कर रहा था, ठीक है। जब किसी मॉन्यूमेंट को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें कुछ कह रहा है, ठीक है ना। व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट, जब आप किसी बिल्डिंग को देखते हो, जब किसी पुराने मॉन्यूमेंट को लगता है देखते हैं तो हमें वो कई कुछ कहता है, वो जो मॉन्यूमेंट है वो हमें कई कुछ कहने की कोशिश करता है, ठीक है। हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, ये किसने बनाया होगा, कैसे बना होगा, कितने मजदूरों ने बनाया होगा, ठीक है। इसका डिज़ाइन जो है किसने तैयार किया होगा, कई तरह के क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं और हम जो है कई तरह की इमेजिनरी स्टोरी जो है अपने अंदर बनाने लगते हैं, ठीक है। सो इसमें भी, इस क्वेश्चन में वैसे यही कहा गया था, पहले इसको नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट, विच वॉज दैट, डिड यू फील इट टोल्ड यूर स्टोरी, व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट। सो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, येस आई हैव डन गॉन, यहाँ पर गॉन लिखिए आप, डन नहीं गॉन करना है यहाँ पर। ये गॉन जो है गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, गो एंड गॉन, ठीक है, गॉन लगाना है आपको यहाँ पर। येस आई हैव गॉन टू रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो रेड फोर्ट है, लाल किले का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। जो रेड फोर्ट है वो हमारा दिल्ली के अंदर है। सो येस के बाद आपको कॉमा लगाना है, येस के बाद कॉमा लगा दीजिए, येस के बाद कॉमा लगाना है। येस आई हैव गॉन टू रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिस फोर्ट। अब ये फोर्ट हमें क्या बताता है, ये फोर्ट कुछ तो हमें बताता होगा, ठीक है। क्या बताता है ये, फ्रॉम दिस फोर्ट वी कम टू नो हाउ मुगल एम्परर, ठीक है, मुगलों के जो राजा था, काफ़ी देर तक जो है मुगल सल्तनत जो है दिल्ली में रही थी, ठीक है। येस आई हैव गॉन टू रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिस फोर्ट वी कम टू नो हाउ मुगल एम्परर का मतलब क्या होता है, एम्परर मीन्स सम्राट। ना एक होता है किंग, हमारे पास एक एम्परर, किंग और एम्परर अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे हम कहते हैं ना किंग और एम्परर एक ही चीज़ है, लेकिन किंग और एम्परर हमारे पास अलग अलग चीज़ें रहती है। किंग छोटा होता है जबकि एम्परर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। किंग जो है एक छोटी सी टेरिटरी का ही जो है हमारे पास मुखिया होता है, जबकि जो हमारे पास जो एम्परर रहता है वो राजाओं का राजा होता है, मतलब किंग्स का भी किंग जो होता है उसको हम कहते हैं एम्परर, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा एम्परर अशोका का, ठीक है। तो एम्परर जो अशोका थे वो जो है किंग्स के किंग्स थे, मतलब कई छोटे छोटे राजा भी जो है उनके अधीन रहते थे, ठीक है। सो आपको याद रखना है जो मुगल एम्परर थे, फ्रॉम दिस फोर्ट वी कम टू नो हाउ मुगल एम्परर लिव्ड हेयर, ठीक है। ये जो फोर्ट है हमें बताता है कि जो मुगल एम्परर थे यहाँ कैसे रहते थे। वेयर ही यूज्ड टू सिट ड्यूरिंग डे टाइम टू लिसन द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इस ये जो रेड फोर्ट है जहाँ पर हम घूमने के लिए गए थे, ठीक है। येस आई हैव गॉन टू, यहाँ पर डन की जगह आपको गॉन करना है, ठीक है, इसको ठीक कर लो। येस आई हैव गॉन टू रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिस फोर्ट वी कम टू नो हाउ मुगल एम्परर लिव्ड हेयर वेयर ही यूज्ड टू सिट ड्यूरिंग डे टाइम टू लिसन द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, ठीक है। जो पीपल की प्रॉब्लम को लिसन करने के लिए वो राजा बैठते थे, किस तरह से बैठते थे, किस तरह से जीते थे। सो ये रेड फोर्ट को देख कर हम जो है इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो है किस तरह से स्पीच देते हैं रेड फोर्ट से, ठीक है। उसी तरह से पुराने ज़माने में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था, उसमें जो है मुगल जो एम्परर होता था हमारे पास, जो मुगल का सम्राट होता था वो आगे से स्पीच देता था, ठीक है। मतलब और लोगों की प्रॉब्लम को भी वहीं बैठकर जो है सुनता था, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन दिस फोर्ट वाज बुलेट वी कम टू नो हाउ स्किल्ड वर द पीपल। ये जो फोर्ट है इसको देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पुराने ज़माने के जो क्राफ्टमैन थे, पुराने ज़माने के जितने भी वो लोग थे जिन्होंने इस फोर्ट को बनाया हुआ था, वो कितने स्किल्ड थे, ठीक है ना। बिना किसी कोई खास इक्विपमेंट के उन्होंने इतना अच्छा मॉन्यूमेंट जो है उस टाइम जो है बना के रखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाउ ओल्ड वाज इट, ये जो कितने साल पुराना है, ये जो लाल किला है, ये जो रेड फोर्ट है कितने साल पुराना है, ठीक है। हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता लगा, ठीक है। नाउ इसका आंसर हम देखते हैं, इसके आंसर पर हम आते हैं। इट इज़ वेरी ओल्ड, यहाँ पर कोल्ड की जगह आपको करना है ओल्ड, ठीक है।
ये जो काफ़ी पुराना है, ठीक है, काफ़ी पुराना। देखिए मुगल एम्परर जो है किस टाइम थे, ठीक है ना, काफ़ी पुरानी, कुछ 400-500 साल पुरानी बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ओल्ड, वी कम टू नो दिस। हमें कैसे पता लगा कि ये ओल्ड है? अब इसको देख के ही पता लग रहा है कि ओल्ड है, ठीक है। उसमें उसके जो स्टोन्स है, ठीक है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसको देख के ही हमें पता लग रहा है कि ये जो काफ़ी पुराना है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी ओल्ड, वी कम टू नो दिस फ्रॉम द स्टोन्स। हमें जो स्टोन से पता लग रहा है, क्योंकि जो पत्थर है वो जो उनकी शेप, उनके जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा जो पुराने घर होते हैं उनका कलर, उनका जो है उनको पहले ही पता, जो पुराने घर होते हैं उनका देख के पता लगता है कि ये पुराने हैं, ठीक है। उसी तरह से जो ये फोर्ट है, इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि ये बहुत पुराना है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन एंड स्कल्पचर, ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन और स्कल्पचर्स है उनसे हमें पता लगता है कि ये जो फोर्ट हमारे पास है ये जो है हमारे पास बहुत ही पुराना है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन का मतलब ही वही है, जैसे मान लीजिए जो दीवार है, दीवारों के ऊपर जो चित्रकला बनी हुई है, ये इंस्क्रिप्ट मतलब जिस तरह से उकेरा गया है उस दीवार के ऊपर, उस वॉल के ऊपर, उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट वाज इट मेड ऑफ। ये जो किससे बने हुए है, ये जो रेड फोर्ट है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। ये रेड फोर्ट जो है किससे बना हुआ है? इट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स, ये जो स्टोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेड फोर्ट जो है स्टोन से मिलकर, हालांकि ये जो स्पेशल टाइप के स्टोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग जगह से जो है पत्थर लाए गए थे, उससे जो है उसको बनाया गया है, ठीक है, लेकिन बना ये स्टोन से ही है, ठीक है। तो हमने लिखा है इट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कलर वॉज इट, इसका क्या कलर है। अब व्हाट का W आपको कैपिटल करना है, यहाँ पर स्मॉल आ गया है, आपको इसको कैपिटल करना है, ठीक है। तो W आप इसका बड़ा कीजिए। व्हाट कलर वॉज इट, ये किस कलर का है? तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं? इट वॉज ऑफ रेड कलर। ये जो है हमारा रेड कलर का रहता है, ठीक है। सो ये हमारे पास है रेड कलर का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डर डेज, मतलब जो पुराना टाइम था वहाँ यहाँ पर कौन रहता था, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एम्परर रहता था, मुगल एम्परर, जो मुगलों का राजा रहता था वो यहाँ पर इस फोर्ट में रहता था, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, मुगल एम्परर यूज टू लिव इन इट, ठीक है, मतलब मुगल एम्परर जो है यहाँ पर रहता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टूल टेक्स प्लेस देयर। यहाँ पर आपको टेक करना है, टूल की जगह टेक कीजिए, टूल की जगह टेक करना है, यहाँ पर TAKE टेक, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस देयर, मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर होती थी, मतलब उस रेड फोर्ट के अंदर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। पीपल लिव्ड देयर, वहाँ पर लोग भी रहते थे, मुगल एम्परर भी रहता था, लोग भी रहते थे, ठीक है। दे परफॉर्म देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, वो जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, मतलब जो दिन भर का उनका काम होता था वो यहाँ पर परफॉर्म करते थे, ठीक है। देयर वर बाजार एंड अदर सच एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो है कई तरह के बाजार और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ भी होती थी, ठीक है। ये रेड फोर्ट जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर ही बहुत कुछ समा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या कुछ लोग यहाँ पर अभी भी रहते हैं, ठीक है। क्या उस रेड फोर्ट में अभी भी लोग रहते हैं? नाउ पीपल डू नॉट लिव हेयर, नहीं, यहाँ पर अब कोई भी लोग नहीं रहते, मतलब अब रेड फोर्ट में कोई लोग नहीं रहते, ठीक है। मतलब अब ये एक मॉन्यूमेंट है, धरोहर है हमारी, यहाँ पर कोई नहीं रहता, ठीक है। नाउ इट इज़ अ नेशनल प्रॉपर्टी, अब ये जो एक नेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम लाइक 15th करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 15 अगस्त इज़ हेल्ड ईयर, जब 15 अगस्त की जो सेरेमनी होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 15 द नहीं करना है, 15 के पीछे TH लगाना है, ठीक है। 15 अगस्त इज़ हेल्ड हेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, ठीक है। अब देखिए जो पिक्चर, अब एक पिक्चर आपको दी होगी, इस पिक्चर को आपको देखना है, ठीक है। पिक्चर को देख के आंसर बताना है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। अब ये देखो पिक्चर आपको दी होगी, ठीक है, बुक में देखिए पिक्चर आपको दी होगी, कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर को कुछ खींच रहे हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है इसका, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, किस तरह का वर्क जो है पीपल कर रहे हैं, ठीक है। पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, पीपल जो है एक बिल्डिंग को बना रहे हैं, आप देख पा रहे हो पिक्चर में, देख लीजिए, ठीक है। हाउ मैनी मैन आर वुमेन आर वर्किंग, अब इस पिक्चर में देखकर आपको काउंट करना है कितने मैन और वुमेन जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। 23 मैन एंड 2 वुमेन आर वर्किंग, यहाँ पर जो है 23 मैन और 2 वुमेन जो है वर्क कर रही है, मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलॉन्ग द स्लोप, ये जो स्लोप है इस तरह से स्लोप है एक, ठीक है। स्लोप मतलब स्लोप, पिछले चैप्टर में भी स्लोप आया था, देखिए स्लोप सरफेस मतलब इस तरह का सरफेस, ठीक है। ऐसे सरफेस से होकर, जैसे यहाँ ऊपर है, ऊपर इनको एक पिलर चढ़ाना है, इस तरह से एक बहुत बड़ा पिलर है, ठीक है। इन लोगों को इतना बड़ा पिलर जो है यहाँ पर चढ़ाना है, ठीक है। तो ये कैसे चढ़ाएंगे? अब ढलान देखिए कितनी सारी है, इतनी बड़ी ढलान है, इतने भारी पिलर को ऊपर कैसे पहुँचाएंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हम क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। अब इस पिक्चर पर आपको ध्यान रखना है, पिक्चर में देख के आपको जो है सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। दे हैव टाइड द पिलर विद अ रोप, उन्होंने जो है उस पिलर को
एक रोप के साथ बांधा हुआ है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना, TIE टाई, ठीक है। ये टाइड है मतलब थर्ड फॉर्म लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। दे हैव टाइड द पिलर विद अ रोप, उन्होंने जो है एक पिलर को रोप के साथ बांधा हुआ है एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब इस तरह से जो ये है ना पिलर को अलग अलग जगह से, डिफरेंट प्लेसेस मतलब अलग अलग प्लेसेस पर इस तरह से बांधा हुआ है रस्सी से, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इसको अलग अलग जगह पर बांधा हुआ है रस्सी से। एंड अदर एंड ऑफ द रोप विद अ रॉड विच इज़ ऑन द शोल्डर ऑफ 2 men, they walk on the ramp with the help of a vertical rod, pressing it against the floor of the slope। ये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको जो है पिक्चर के अंदर मिल जाएगा। पिक्चर को जो है ध्यान से देखिए आप, ठीक है। इस पिक्चर में क्या है, एक हमारे आपके पिलर दिया है, स्लोप में जो है एक पिलर दिया हुआ आपका, जो स्लोप वाला सरफेस है यहाँ पर एक पिलर दिया हुआ है, इसको जो है अलग अलग जगह से जो है रोप से बांधा हुआ है, ठीक है। और इस रोप को जो है 2 आदमी आगे लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसको खींच रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल रॉड हाथ में इन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं, ठीक है। इन वर्टिकल रॉड की हेल्प से जो है इसको ऊपर खींच रहे हैं ये, ठीक है। पिक्चर में आपको सही ढंग से ये दिख जाएगा, ठीक है। पहले इसको आप राइट कर लो, इसको जो है अच्छे तरीके से हम राइट कर लेंगे, ठीक है। राइट कर लो इसको। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वी हैव लर्नड, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। अब हम जा जाते हैं पेज नंबर 98 के ऊपर। पेज नंबर 98 के ऊपर अब हम आ जाते हैं। पेज नंबर 98 देखिए क्या कहता है हमारा। संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन म्यूजियम। अब चैप्टर में हमने देखा था, देखिए संगीता जो है काफ़ी बुरा भला कह रही थी म्यूजियम के बारे में, कि ये म्यूजियम तो किसी काम के नहीं होते, काहे को बनाए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए उसके ऊपर, संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम। संगीता सोचती है कि जो ओल्ड चीज़ें हैं उनको म्यूजियम में रखना जो है काफ़ी व्यर्थ होता है, कोई काम नहीं होता उनका, ठीक है। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम। आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, ठीक है। आप कैसे कन्विंस करोगे संगीता, क्योंकि जो म्यूजियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। उसकी इम्पोर्टेंस आप कैसे शो करोगे संगीता को। तो देखिए इसका आंसर क्या, पहले इसका क्वेश्चन लिख लीजिए आप, पहले क्वेश्चन लिख लो इसका। यहाँ पर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके आंसर पर हम। देयर आर मैनी एंटीक्विटीज विच हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी वो है हमारे पास, एंटीक्विटीज है, ठीक है, साक्ष्य है। देयर आर मैनी, बहुत सारे साक्ष्य है हमारे पास। देयर आर मैनी एंटीक्विटीज विच हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, ठीक है। ये जो हमारे पास, ये मैं पहले भी बता चुका था आपको, जो म्यूज़ियम के अंदर हमने पुरानी चीज़ें रखी होती है, इन पुरानी चीज़ों के बारे में ही इन पुरानी चीज़ों के हेल्प से ही हम जो है हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, पास्ट में क्या क्या हुआ है, ये हमें ओल्ड चीज़ों से ही पता लगता है, ठीक है। मान लीजिए कोई तलवार मिल गई, उसी के आधार पर हम ये बाद में ये फाइंड करते हैं कि शायद लड़ाई हुई होगी, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट हिस्ट्री हमें कैसे पता लगती, कोई उस दौर का आदमी तो आज तक ज़िंदा नहीं है जो हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री बता सके, ठीक है। तो जो ओल्ड चीज़ें मिलती है, आज भी जो कोई ओल्ड चीज़ें मिलती है तो उसी के आधार पर जो है हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है। तो ये ओल्ड चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन ओल्ड चीज़ों से ही हमें पता लगता है कि पुराने ज़माने में किस तरह का कल्चर था, किस तरह की हेरिटेज होती थी, ठीक है, किस तरह का आर्ट था। जैसे देखिए मंदिरों में किस तरह की शिल्प कला होती है, ठीक है, किस तरह की मूर्तियाँ बनी होती है, ठीक है। अगर ये मूर्तियाँ ना बनी होती तो हमें कैसे पता लगता कि पुराने ज़माने में भी जो है इस तरह का फाइन आर्ट था, ठीक है। तो ये म्यूज़ियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरानी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट के बारे में हमें बताती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते देखिए, समटाइम्स वी गेट आइडियाज़ बाई लुकिंग एट दोज ओल्ड थिंग्स रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ को भी बताती है। वो बताती है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे उनको भी साइंस और टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज था। फॉर एग्जांपल हमने देखा जो बुलोक्स था, देखिए उनको पता था कि जब बुलोक्स घूमेंगे तो आगे जाके घिरनी घूमेगी, जब वो घिरनी जो मैकेनिकल सिस्टम जब घूमेगा तो गार्लैंड जो बना हुआ था बकेट्स का वो भी घूमेगा, इससे जो पानी लिफ्ट किया जा सकता था। इससे जो हम अंदाज़ा लगा सकते कि जो पुराने ज़माने के योग थे, ठीक है, वो भी जो है उनके अंदर भी जो है काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो साइंस के बारे में जानते थे, ठीक है। हालांकि उनके पास उतने ज़्यादा उस वक्त इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझ थी ये साइंस की, ठीक है। म्यूज़ियम यहाँ पर देखिए, सो म्यूज़ियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। इसलिए म्यूज़ियम जो है हमारी सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम्ड वॉल टेल स्टोरीज़, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज़। आपको क्यों लगता है कि इस चैप्टर का नाम वॉल्स टेल स्टोरीज़ है, ठीक है, क्यों लगता है? ये सिंपल सी बात है कि जो वॉल्स है, उस किले की जो वॉल है वहाँ से हमें बहुत कुछ पता लग रहा है, ठीक है।
वॉल्स में क्या है, वॉल्स में बेस्टन्स है, वेस्टन्स के अंदर होल्स है, ठीक है। अब जो होल्स है वो हमें चीख चीख के बता रहे हैं कि यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे, वो यहाँ से अटैक करते थे, ठीक है। वो जो वॉल्स है वहाँ पर वो हमें बताती है कि ये जो है वॉल्स को मोटा करना, वॉल्स को थिक करना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर हम वॉल्स को थिक नहीं करते तो उस वक्त जो है एनिमीज जो है अंदर अटैक कर सकते थे, ठीक है। इसलिए वॉल्स को जो है काफ़ी थिक किया जाता है। इस तरह से जो वॉल्स जो है हमें कई कुछ बता रही है ये चैप्टर में, हमें वॉल्स सारा कुछ हमें वॉल्स ही बता रही है, ठीक है ना। वो फोर्ट की जो वॉल्स है उन्हीं से हम सब कुछ जितना भी इमेजिनेशन कर पा रहे हैं उन फोर्ट को, इन वॉल्स को देख के ही बता पा रहे हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं। आंसर क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है ANS, आंसर ANSWER, ठीक है। आंसर एवरी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बिल्डिंग मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट मतलब धरोहर, ठीक है। एवरी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बिल्डिंग मॉन्यूमेंट इज बुलेट यूजिंग द टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग एट दोज टाइम, ठीक है। मतलब जितनी भी वहाँ पर आज के उस ज़माने की बिल्डिंग्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट है, मतलब जितनी भी धरोहर है, ठीक है, वो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी को बताती है, ठीक है। उस ज़माने में किस तरह की टेक्नोलॉजी थी उसको शो करती है, ठीक है। इट इज़ डेकोरेटेड यूजिंग द प्रिवेलिंग आर्ट एंड कल्चर। ये जो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट या हमारे पास ये स्ट्रक्चर होते थे पुराने ज़माने के, ठीक है, इनको डेकोरेट किया जाता था। डेकोरेट करना मतलब सजाना। डेकोरेटेड कैसे डेकोरेट किया जाता था, डेकोरेटेड यूजिंग द प्रिवेलिंग आर्ट, ठीक है। उस वक्त की जो आर्ट थी, उस वक्त की जो कला थी, उससे जो है इनको जो है डेकोरेट किया जाता था। मतलब उस ज़माने में जिस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे, ठीक है, उससे जो है इसको जो है डेकोरेट किया जाता था। एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम दस दैट नेम वॉल टेल स्टोरीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे नोट कर लो। इस चैप्टर का नाम इसलिए हमने वॉल टेल स्टोरीज रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो है सारा कुछ हमें वॉल्स ही बता रही है। वॉल्स को देखे ही हम सारा कुछ इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। जितना भी अगर ये वॉल्स ही नहीं होती तो इमेजिनेशन क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब वो जो वॉल्स है, वो जो फोर्ट की जो वॉल्स है, उन्हीं को देख के हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था चैप्टर नंबर 10 हमारा, वॉल टेल स्टोरीज। सो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 11 में, तब तक के लिए गुड बाय।